हेलो बच्चों। अपने चैप्टर रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको इसका एक टॉपिक रासायनिक संयोग के नियम, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या रासायनिक संयोग के नियम, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। देखो बच्चों, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो कुछ नियमों का पालन करती है। इन नियमों को रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। तो आज हम एक एक कर कुछ ऐसे नियमों के बारे में बात करेंगे। हमारा सबसे पहला नियम है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा गया है। द्रव्य की अविनाशिता का नियम, इस नियम को एंटोइन लावूसिए नाम के साइंटिस्ट ने 1778 में प्रपोज किया। इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस यूनिवर्स के ओरिजिन के समय जितना द्रव्य उपस्थित था, आज भी उतना ही द्रव्य उपस्थित है, क्योंकि हमने ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया है और ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। इसको द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। इस नियम को आप एक और विधि से एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन में उत्पादों का कुल द्रव्यमान व अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। देखो बच्चों, क्योंकि हमने कहा कि ना तो हम द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या कोई भौतिक परिवर्तन होता है तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जितना होगा, उत्पादों का द्रव्यमान भी कुल उतना ही होना चाहिए, क्योंकि ना तो हम द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम द्रव्य को नष्ट कर सकते हैं। तो आपको ये नियम समझ में आया? द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए, हम इस नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन को गर्म करते हैं तो ये यौगिक टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब बच्चों देखिए, अगर हम यहां देखते हैं कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, तो अगर हम इस सब को जोड़ लें तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार 100 ग्राम होता है। यानी अभिकारकों का जो भार हमारे पास है वो 100 ग्राम है। अब आप इधर देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का भार होगा, कैल्शियम का परमाणु भार 40, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो कुल कितना हुआ? 56।
कार्बन का परमाणु भार 12, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 के लिए 32 और 12 44। और अगर आप इनको जोड़ देते हैं तो 56 + 40 कितना हुआ? 100 ग्राम। तो आपने देखा कि अभिकारक का भार जितना था, उत्पादों का भार भी उतना ही है। तो आपको ये नियम और कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए, हम इस नियम का प्रायोगिक सत्यापन कैसे कर सकते हैं और आज की कंडीशन में इस नियम की क्या स्थिति है, हम इसको भी समझते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंटली लैंडोल्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सत्यापित किया। इन्होंने अपना एक एपरेटस यूज किया और ये एपरेटस H के आकार की एक ट्यूब थी। इस ट्यूब के जो अलग अलग 2 हिस्से हैं, इन्होंने क्या किया कि एक हिस्से में सिल्वर नाइट्रेट, इसका ज्ञात द्रव्यमान इन्होंने इसमें भर लिया। यहां इन्होंने उसका ज्ञात द्रव्यमान भर लिया। और दूसरा जो पार्ट था इस ट्यूब का, इसमें इन्होंने सोडियम क्लोराइड का ज्ञात द्रव्यमान भर लिया। इस ट्यूब को उन्होंने सील कर दिया ताकि पदार्थ इससे बाहर ना जा सके। और इस ट्यूब का द्रव्यमान या भार उन्होंने नोट कर लिया। यानी ये अभिक्रिया से पहले की स्थिति है जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान और इस ट्यूब का जो द्रव्यमान है वो टोटल हमने नोट कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इस ट्यूब को अच्छी तरह से शेक किया जिससे कि सिल्वर नाइट्रेट और NaCl एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए, यहां क्या हुआ कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसमें सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड इन्होंने अभिक्रिया की और सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3 हमें उत्पाद के रूप में मिले। देखिए, ये अभिकारक हमने लिए थे और ये हमें उत्पाद के रूप में मिले। तो हमने देखा कि जब इस ट्यूब का दोबारा से भार लिया गया तो ये भार उतना ही था जितना कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट में था। जब हमने शुरू किया था प्रयोग को, जितना भार तब था, इसका भार अभी भी उतना ही है। तो देखिए, इससे लैंडोल्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का भार और उत्पादों का भार समान होता है। ठीक है ना? अब देखिए, हम इसी को एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के 17 ग्राम की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के 5.85 ग्राम से कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड के 14.35 ग्राम और सोडियम नाइट्रेट के 8.5 ग्राम प्राप्त होते हैं। देखिए, यदि ये आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हैं तो क्या होना चाहिए कि जो अभिकारकों का कुल भार है ये उत्पादों के कुल भार के बराबर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो अभिकारक हैं इनका कुल भार कितना है। देखिए, मैं क्या करूंगा कि जो अभिकारकों का कुल भार है इसको निकालने के लिए मैं इन दोनों के भारों को योग कर दूंगा। तो देखिए, मेरे पास जो कुल भार है ये कितना आया? 22.85 ग्राम। जो अभिकारक हैं उनका भार मेरे पास आया 22.85 ग्राम। अब इसी तरह मैं उत्पादों के जो भार मेरे पास हैं मैं इनको भी योग कर दूंगा। तो देखिए, मेरे पास ये कितने हुए? ये 5 + 3 8
और 22। देखिए आप देख सकते हैं कि अभी भी जो उत्पाद है ये 22.85 ग्राम ही है। तो देखिए इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकारकों का जो भार हम लेंगे उतना ही भार उत्पादों का होगा, और यही ये नियम कहता है। अब आज की प्रेजेंट कंडीशन में ये नियम क्या कह रहा है, या इस नियम की क्या स्थिति है। देखिए हमें पता है कि जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं तो पदार्थ का कुछ हिस्सा ऊर्जा में भी परिवर्तित होता है। आपने लोअर सेक्शंस में आइंस्टीन की एक बहुत ही प्रसिद्ध समीकरण पढ़ी होगी, E = mc²। देखिए इस समीकरण से हमें पता लगता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं तो पदार्थ का कुछ भार इन अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा में भी परिवर्तित होता है, जो हमें हीट या लाइट की फॉर्म में दिखता है। तो देखिए अगर आज की कंडीशन में हम देखें तो जिस तरह से हमने ये भार बिल्कुल इक्वल देख लिए हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ हिस्सा ऊर्जा में भी परिवर्तित हुआ होगा। लेकिन यदि हम उस ऊर्जा को वापस द्रव्यमान तुल्यांक में परिवर्तित कर लें तो हमें एक बार फिर दोनों यानी अभिकारकों व उत्पादों के भार समान प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नियम अभी भी ठीक है ना। तो चलिए अब हम जो हमारा नेक्स्ट नियम है हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट नियम है हम इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम को प्राउस्ट ने प्रपोज्ड किया था 1799 में। अब देखिए ये नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में, यौगिक आप जानते हैं ना, कंपाउंड मैंने आपको बताया था यौगिक क्या होता है। किसी यौगिक में उसके घटक तत्व सदैव एक निश्चित भारानुपात में संयोग करते हैं। किसी यौगिक में उसके घटक तत्व सदैव एक निश्चित भारानुपात में संयोग करते हैं। अब चाहे आपने उस यौगिक को किसी भी विधि से बनाया हो या किसी भी सोर्स से आपने उसको प्राप्त किया हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जो तत्व हैं वो सदैव एक निश्चित भारानुपात में ही संयोग करेंगे। देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास वाटर है, जल। अगर हम जल को देखते हैं यानी H2O को अगर हम देखते हैं तो आप H2O को बारिश से, नदी से, समुद्र से, कुओं से, झील से आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप बर्फ को पिघालकर या जलवाष्प को ठंडा करके या फिर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, आप उन रासायनिक अभिक्रियाओं से भी जल को बना सकते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जल का जो सूत्र हम लिखते हैं वो सदैव H2O ही लिखते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी। तो अगर आप इसका अनुपात देखते हैं तो ये अनुपात सदैव 1:8 आता है। यही बात, ये नियम हमें समझाता है कि अगर कोई भी तत्व हम किसी विधि से बनाते हैं या किसी भी सोर्स से उसको प्राप्त करते हैं तो उसका जो तत्वों का भारानुपात होगा वो सदैव निश्चित रहेगा, सदैव स्थिर रहेगा। तो इसी को हमने नाम दिया स्थिर अनुपात का नियम। तो आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले अनुपात की,
अगले नियम की, जिसका नाम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, इस नियम को डाल्टन ने सजेस्ट किया था 1803 में। और ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व, देखिए बच्चों, इसकी जो स्टेटमेंट है, इसी में एक खास बात मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान देते रहिए कि यदि दो तत्व अलग अलग परिस्थितियों में संयोग करके दो या अधिक यौगिक बनाते हैं, देखिए दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, देखिए एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के जो द्रव्यमान संयोग करते हैं उनमें एक सरल अनुपात होता है। एक बार फिर समझिए, यदि दो तत्व अलग अलग परिस्थितियों में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के जो द्रव्यमान संयोग करेंगे उनमें एक सरल अनुपात होगा, उनमें हमेशा एक सरल अनुपात होगा। देखिए, जैसे हम इस बात को समझने के लिए एक दो उदाहरण लेते हैं। जैसे जो पहला उदाहरण है मैं वो लेता हूं कि कार्बन व ऑक्सीजन, ये दो तत्व हैं। ये दोनों तत्व एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की ज्यादा प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकते हैं। देखिए, अगर कार्बन ऑक्सीजन की कम सप्लाई में जलाई जाती है तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक गैस मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, ये गैस आपको मिलेगी। अब यदि मैं इसी कार्बन को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में जलाता हूं तो मुझे एक दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ठीक है ना बच्चों। देखिए, एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी और एक परिस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तो ये दोनों गैस अलग अलग हैं, ठीक है ना। एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों गैसेस के अंदर क्या स्थिति है। देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें कार्बन है 12 ग्राम और ऑक्सीजन है 16 ग्राम, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये इनके परमाणु भार भी हैं। और इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो कार्बन का भार होगा 12 ग्राम, लेकिन अब क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन दो हैं तो ऑक्सीजन का भार होगा 32 ग्राम। अब देखिए, हम अपने नियम को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। नियम ने क्या कहा था कि यदि दो तत्व हैं, अलग अलग परिस्थितियों में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो यदि किसी एक तत्व का द्रव्यमान हम निश्चित कर लें, देखिए जैसे यहां पहले से ही कार्बन के द्रव्यमान निश्चित हुए आए हैं, 12 ग्राम 12 ग्राम दोनों सेम है, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के जो द्रव्यमान संयोग करते हैं उनमें सदैव एक सरल अनुपात होता है। जैसे यहां देखिए
कि 16 ग्राम और 32 ग्राम इनमें क्या अनुपात होगा? 1:2, क्योंकि आप इन दोनों को 16 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे पास अनुपात आएगा 1:2। अब ये जो अनुपात है ये एक सरल अनुपात है। देखिए, हम एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं। अब हमारे पास दो तत्व हैं, एक तत्व है सल्फर और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। दोनों अलग अलग परिस्थितियों में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेज बना सकती है। देखिए, एक कंडीशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी और एक कंडीशन में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, यहां जो सल्फर का द्रव्यमान है वो है 32, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान यहां प्रयोग हुआ वो भी 32 ग्राम है। ठीक है ना बच्चों? अब दूसरे कंपाउंड में सल्फर 32 ग्राम और ऑक्सीजन 48 ग्राम प्रयोग हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, एक परमाणु का भार 16 है तो 3 का 48 होगा। देखिए, यहां भी हमने देखा कि एक तत्व के भार या द्रव्यमान पहले से ही ऑलरेडी निश्चित आ गए। अब इस निश्चित मान के साथ दूसरे जो तत्व है ऑक्सीजन, इसके जो भार हैं 32 ग्राम और 48 ग्राम, आप देख सकते हैं कि इनमें 2:3 का सरल अनुपात है। तो देखिए बच्चों, ये होगा गुणित अनुपात का नियम। ठीक है ना, आपको ये बात समझ में आई? तो देखिए, आज मैंने आपको जो ये नियम समझाए हैं, आप इनको एक बार अच्छे से समझिए और अगर आप चाहें तो नोट्स बनाते रहिए। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना करके ला सकूं। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।